बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 अगस्त 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। आपको जो है वो छुट्टी है और आज हमारा इतवार स्पेशल है और आज बड़ी दिलचस्प चीजें आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले इमरान खान के बारे में तशवीशनाक खबर आ रही है कि इमरान खान का बीपी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा और उनको पिम्स अस्पताल में लाया गया। ये खबर है सिद्दीक जान की और खबर जो है वो कंफर्म है। असल में हुआ क्या हुआ, ये कि जर्नैलों ने बिल्कुल इसको न्यू नॉर्मल बनाया। थोड़े थोड़े उन्होंने टेस्टर लगाए, पीटीआई उनको पीती गई, पीटीआई की लीडरशिप उनको बर्दाश्त करती गई और नौबत यहां तक पहुंच गई कि इमरान खान को अब बीपी, और आप जानते हैं कि बीपी को पूरी दुनिया में यानी ब्लड प्रेशर को पूरी दुनिया में जो है वो खामोश कातिल कहा जाता है। क्या सूरत हाल है इमरान खान की और पीटीआई की? जैसे असदुल्ला खान वाली खबर फौज की मर्जी से बाहर निकली थी। सबसे पहले असदुल्ला खान ने खबर दी थी कि इमरान खान की आंख खराब है और खबर बाहर निकली। इसी तरह अब सिद्दीक जान भी फौज की मर्जी से खबर दे रहा है कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि अस्पताल लाना पड़ा। वरना ये वही सिद्दीक जान है जिसने 26 नवंबर के बाद अपना यूट्यूब ही बंद कर दिया था कि सख्ती बहुत है। अब सिद्दीक जान ने ये खबर दी है। इमरान खान की आंख का मसला बना, खबर बाहर आई, कारकुनान ने रद्द अमल दिया, अटक व खुशहाल गढ़ पुल बंद कर दिया। सुहेल आफरीदी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा पुख्तूनख्वा हाउस खुद साख्ता मैसूर हो गए अंदर बैठ के जब उन्होंने धरना दिया था। अब ब्लड प्रेशर के सबब अस्पताल जाने की खबर आई है। न तो कारकुनान पुल बंद करेंगे, न सुहेल आफरीदी के मैसूर होने की नौबत आएगी। अगली खबर का कंफर्म नहीं, इससे अगली कंफर्म खुदा न खास्ता वाली आएगी। अब आप पैटर्न देखें, तरीकाकार चेक करें जर्नैलों का। रद्द अमल ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है जी, ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है। पानी ऐसे ही टेस्ट किया जाता है जैसे उमर अयूब को इस्तेमाल करके फौज ने 8 फरवरी को किसी भी किस्म के एहतजाज का रास्ता बंद किया। जब पूरा इलेक्शन लूट लिया गया, बंद किया, फिर एक लॉन्ग मार्च मुलतवी करवा कर टेम्पो तोड़ा, फिर दूसरे की दफा अली अमीन से 12 जिले पार करवा लिए, तीसरी दफा तक कमजोर सा लॉन्ग मार्च तशद्दुद और कत्ल आम से मुंतशिर कर दिया। पैटर्न देखें, तरीकाकार देखें, एक जैसा पैटर्न। मजीद मिसालें सुने। इमरान खान को पहली मर्तबा 2 हफ्ते के लिए कैद तन्हाई में डाला, फिर कुछ वक्त के बाद महीने भर के लिए, फिर उसके बाद 6 महीने हो गए इमरान खान के मुतल्लिक कोई भी खबर बाहर आए हुए। 8 महीने हो गए बहन से मुलाकात किए हुए। यही पैटर्न है, हर जगह एक ही पैटर्न और एक ही तरीकाकार वो जर्नल अप्लाई कर रहे हैं। अब सिद्दीक जान की खबर दुरुस्त है या गलत, उसका फैसला इमरान खान की अपनी बहनों से मुलाकात के बाद होगा। अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत और पख्तूनख्वा हुकूमत में रत्ती बराबर भी गैरत बाकी है तो कुछ ना कुछ रद्द अमल जरूर दे। इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म करवा लें, उसे अस्पताल मुंतकिल करवा लें, वरना अगली खबर का तो इल्म नहीं, उससे अगली निहायत खतरनाक होगी। ये कोई मखसूस ज़ेन साजी नहीं है, ये खतरे की निशानदेही है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अपना काम तो ये करते नहीं है, सिर्फ यही सोचते हैं।
कि किस तरह कौम को फुद्दू बनाना है। ये मैंने आपके साथ और पीटीआई के हमदर्दों के साथ ये शेयर करना था कि इमरान खान को मुबैना तौर पे रात को पिम्स अस्पताल लाया गया कि उनका बीपी शूट कर गया है, ताकि मजीद टेस्ट किया जाए कि क्या रद्द अमल आता है। और अगर ये किसी रोज खबर दे दें, खुदा न खास्ता, जो मैं खबर बोलना ही नहीं चाहता, तो फिर क्या करेंगे लोग? या क्या करेगा सुहेल आफरीदी, क्या करेगा बैरिस्टर गौहर, और क्या करेंगे बाकी ये सारे जो है ना वो लीडरान? तो ये मैंने कहा आपके सामने रखना है। लेकिन आज है संडे स्पेशल और हम याददाश्तें आपके सामने पेश कर रहे हैं ज़िया शाहिद साहब की। ज़िया शाहिद साहब आप जानते हैं कितने बड़े सहाफ़ी थे, अब तो फौत हो गए हैं। ये मैंने आपके सामने रखा था कि बातें सियासतदानों की, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये मुलाकातें हैं। यानी आज जिस शख्सियत का जिक्र करेंगे उसके साथ मुलाकात की रूदाद है कि उन्होंने मुलाकात में क्या कहा, मुल्की हालात के बारे में क्या कहा, भुट्टो असल में क्या था। ये सारा कुछ आज संडे स्पेशल में आपके सामने रखना है। और आज जो शख्सियत हैं वो हैं मादरत फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान, जिन्होंने फौज को रास्ता दिखाया इक्तदार का, जिनको कैद आजम नापसंद करते थे। उनसे मुलाकात ज़िया शाहिद साहब की हुई तो जनरल अयूब खान के बारे में वो क्या कहते हैं। सन और तारीखें मुझे कभी याद नहीं रहती, गालबन 69 का जिक्र है, 69 का। अयूब खान अपोजिशन पार्टियों की मुखालफाना मुहिम के नतीजे में सदारत छोड़कर घर बैठ गए थे। अलबत्ता उन्होंने आईने पाकिस्तान के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अब्दुल जब्बार खान को, जो कि बंगाली थे, सदारत नहीं सौंपी, बल्कि एक खत के जरिए कमांडर इन चीफ पाक फौज जनरल आगा मोहम्मद याया खान को इख्तियारात सुपुर्द करके चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। यानी आइन कहता था कि वो अगर घर जा रहे हैं तो वो स्पीकर को इख्तियारात दें, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरल याया को इख्तियारात दे दिए। मैं उन दिनों उर्दू डाइजेस्ट में 7 साल एडिटर रहने के बाद अपना जाती हफ्त रोजा कहानी निकाल रहा था। ये ज़िया शाहिद का हफ्ते में शाये होता था कहानी कि नामवर कानून दान और अयूब खान के खिलाफ मुहिम में सफ़े अव्वल के लीडर एम अनवर का इंटरव्यू शाया किया, जिसका टाइटल था फील्ड मार्शल को सजाए मौत दी जाए। ज़िया शाहिद ने इंटरव्यू किया मोहम्मद अनवर साहब का, और उस इंटरव्यू की सुर्खी इन्होंने लगाई कि फील्ड मार्शल को सजाए मौत दी जाए। कन्वर दिलशाद आजकल भी आपको टीवी पे जर्नैलों के करीब नजर आएंगे, जो आजकल सेक्रेटरी रिटायर्ड इलेक्शन कमीशन मीडिया में बड़े इन हैं। आज तक अयूब खान की मुस्लिम लीग के तलबा विंग के सरबराह थे। ये उस दौर से जर्नैलों के जो है ना वो अंडरवेयर में रहता है, और ओहदे के एतबार से मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की सदारत कर रहे थे। हर हफ्ते एक सियासी या कौमी शख्सियत का इंटरव्यू करने के बाद मैं उसका पोस्टर तैयार करता और लाहौर की सड़कों पर लगवा देता। एम अनवर के इंटरव्यू की सुर्खी वाला पोस्टर भी लाहौर और दूसरे शहरों में दीवारों की जीनत बना। तो मेरे दोस्त कन्वर दिलशाद का फोन आया। उन्होंने कहा कि ये अयूब खान के खिलाफ तुमने पोस्टर लगवाए हैं। मेरे जवाब पर वो बोले, मेरे साथ इस्लामाबाद चलो। कुदरती तौर पर पहले तो मेरे ज़हन में आया कि जाहिर है कि वो मुझे बुरा भला कहेंगे। मैं नौजवान था, लेकिन फिर अखबार नवीस वाली ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हुई कि अगर अयूब खान, जो इक्तदार से अलग होकर गोशा नशीन हो गए थे और किसी अखबार नवीस से नहीं मिलते थे, मुझसे बातचीत करें तो ये एक जबरदस्त स्कोप होगा और मैं उनकी बातों को
छाप कर अपने जरीदे को शोहरत से हमकिनार कर सकूंगा। मैं फौरन मान गया, अलबत्ता एहतियातन और इंतजामन ये कहा कि आप मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि चंद तकारीब में दूर से देखने या एक बार हाथ मिलाने से ज्यादा मेरी अयूब खान से कभी 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई थी। लाहौर से हम बजरिया फोकर त्यारा इस्लामाबाद रवाना हुए, जिसकी सीटें बड़ी तंग थीं और छत भी काफी नीची थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उतरकर हम सीधे अयूब खान के घर पहुंचे। ये मकान आज भी मौजूद है और पर्ल कॉन्टिनेंटल के मालिक हाशवानी साहब उसमें मुकीम हैं, क्योंकि उन्होंने बाद अज़ां ये मकान खरीद लिया था। छोटी सी पहाड़ी नुमा बुलंदी पर वाक़े हम मकान में दाखिल हुए और अपनी आमद की इतला दी। कमर दिलशाद यहाँ 20 मरतबा आ चुके थे और मुलाजमीन तक उनसे बखूबी वाकिफ थे। हमें अंदर ले जाया गया तो अंदरूनी दरवाजे पर अयूब खान ने खुद हमारा इस्तकबाल किया। मैं दुबला पतला और ज्यादा सेहतमंद नहीं होता था। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। सफेद शॉर्ट स्किन की पूरी बाजुओं वाली शर्ट और उसी कपड़े की पतलून में सर पर टोपी लिए वो बहुत खूबसूरत और बारोब नजर आ रहे थे। मैंने हाथ मिलाया तो सबसे पहला तासुर मुझे ये मिला, जिसका इजहार करते हुए मैंने फौरन कहा, जनाब माशाल्लाह, आप तो बिल्कुल बीमार नहीं लगते। वादे रहे कि उन्होंने बीमारी के उज़र पर हुकूमत से इस्तीफा दिया था, लेकिन उनके हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत थी, उनका हाथ इतना सख्त था कि मुझे बेसाख्ता इजहार करना पड़ा। अयूब खान हंसे, फिर कमल दिलशाद से हाथ मिलाया और हमें अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गए। चंद ही मिनट बाद उनकी शफकत और वजहदारी और शराफत की वजह से मेरी अजनबियत दूर होने लगी। मैं ऐसे शख्स के सामने बैठा था जिनके खिलाफ मैंने पोस्टर लगवाए थे कि इन्हें सजाए मौत दी जाए। उन्होंने जल्द ही मेरी हैरत दूर कर दी और कहा कि मैं किसी अखबार नवीस से नहीं मिलता, आपसे गुफ्तगू भी ऑफ द रिकॉर्ड होगी और आप अपने अखबार में एक लफ्ज भी शाया नहीं करेंगे। अयूब खान कहने लगे, मैंने लाहौर में अपने दोस्तों से पूछा था कि ये कौन शख्स है जो मुझे मौत की सजा दिलवाना चाहता है। मालूम हुआ कि एक नौजवान है जो कुछ देर मुख्तलिफ अखबारों और जरीदों में काम करने के बाद खुद अपने पर्चे का एडिटर और मालिक बना है, यानी मैं ज़िया शायद। मैं चाहता था कि उसे मिलूं। मुझे कोई परवाह नहीं कि कौन क्या कह रहा है। मैंने अपनी सदारत और उससे पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का दौर नेक नियति से पाकिस्तान की खिदमत में गुजारा है, फील्ड मार्शल साहब कह रहे हैं। लेकिन अब जबकि सारे अपोजिशन सियासतदान जेल में कैद शेख मुजीबुर रहमान को जबरदस्ती और इसरार करके मुज़ाकरात में शमूलियत के लिए पेरोल पर रिहा करवा के इस्लामाबाद ले आए हैं, जिसने यहां पहुंचकर 6 नुकात का ऐलान कर दिया। मैं अपोजिशन के सियासतदानों के सामने सरेंडर नहीं कर सकता और 6 नुकात को तस्लीम करके पाकिस्तान के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं करना चाहता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, लाहौर में जस्टिस S.A. रहमान से पूछना कि उनकी मालूमात के मुताबिक अगरतला साजिश केस सही था या गलत, जिसमें मुलविस होने के बायस शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया और सारी अपोजिशन उसे रिहा करवाने पर तुल गई। मुझे कोई शुबा नहीं कि मुजीबुर रहमान इंडियन एजेंट है, फील्ड मार्शल कह रहे हैं, और पाकिस्तान तोड़ना चाहता है। कुछ देर अयूब खान अपोजिशन पर बरसते रहे, फिर अचानक मुझसे पूछा, ये आपके दिल में
मुझे फांसी दिलवाने का ख्याल कैसे आया? मैंने जवाब दिया, जनाब, ये एम अनवर का इंटरव्यू था। ये बात उन्होंने दलाइल से साबित की थी। मैंने इंटरव्यू की सुर्खी से पोस्टर बनवाया था। अयूब खान ने कहा, मैं 1 मिनट में आता हूं। गौर करना है आपने, आप लोग इंतजार करें। 4-5 मिनट बाद वो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर वाके अपनी लाइब्रेरी से उतरे तो उनके हाथ में एक फाइल थी। उन्होंने उसकी वरगर्दानी करते हुए कहा, एम अनवर की तहरीरी सिफारिश आई थी कि उन्हें हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए। ये निजाम चल रहा है। अभी आगे सुने। अभी मुझे फैसला करना था कि एक खौफनाक खबर मुझे मिली। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यह इतला दी कि उन्हें मालूम हुआ है कि रेस कोर्स लाहौर की जेली सड़क पर वाक़े एम अनवर की कोठी के नीचे एक तहखाने में एक औरत बंद है जिसे अमलन कैद किया हुआ है। उसने किसी मुलाजिम के जरिए आपको खत लिखा और दरखास्त की है कि सदर अयूब खान इसे पढ़ लें कि जिस शख्स ने अपनी सगी मां को घर के तहखाने में कैद कर रखा है कि वो इसरार करती है कि अनवर अपने छोटे भाई कैप्टन सरवर शहीद निशाने हैदर की प्रॉपर्टी पर कब्जा न करे। मां कहती, जिसकी बीवी रेहाना सरवर है और जिसे खानदानी जायदाद से महरूम रखा जा रहा है। खातून ने खत में लिखा था कि मैंने सुना है आप मोहम्मद अनवर को हाई कोर्ट का जज बना रहे हैं। जो शख्स अपनी मां और सगे भाई से इंसाफ नहीं कर सकता वो लोगों से क्या इंसाफ करेगा। मैंने अनवर की फाइल पर यही रिमार्क्स लिखकर उसकी बतौर हाई कोर्ट जज सिफारिश को नामंजूर कर दिया। फिर मुझसे अयूब खान ने कहा, आप अभी नौजवान हो, किसी पर इतना बड़ा इल्जाम छापने से पहले खुद तहकीक कर लिया करो कि इल्जाम में कितनी सदाकत है। उन्होंने बादशाह ये तफसील भी बयान की कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के मकामी सिपाहियों और उनके इंचार्ज अफसर ने इस तरह अनवर साहब की मां को बाकायदा कमांडो एक्शन करके उनके घर से आजाद करवाया था। इस तरह जज बनते हैं यहां पे। इस तरह अपनी मां को तहखाने में कैद किया हुआ था मोहम्मद अनवर साहब ने, जो हाई कोर्ट का जज बनना चाहता था। ये वो डाकू हैं, ये जज। ये 69 की बात हो रही है। वो हाई कोर्ट का जज बनना चाहता था। अब वालों को देख लें ये कैसे बने होंगे। आगे सुने। कुदरती तौर पर बातचीत सियासत की तरफ मुड़ गई। मैंने कहा कि जनाब, मशरकी पाकिस्तान में महरूमी का एहसास आपके 10 साल दौर की वजह से शुरू हुआ। अयूब खान ने अपने दिफा में बड़े दलाइल दिए। उन्होंने जनरल आजम के दौर इक्तदार में मशरकी पाकिस्तान के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा और कहा कि मैं बहुत कुछ करने वाला था और कर रहा था, लेकिन इंडिया नाम निहाद महरूमी से फायदा उठाकर अवामी लीग को उकसाने में मसरूफ था और अगरतला साजिश इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई का एक हिस्सा थी। भुट्टो साहब का जिक्र चला, जो उनके दौरे इक्तदार में ही अलग होकर खुद को हकीकी अपोजिशन के तौर पर मनवाने की जिद्दोजहद में मसरूफ थे। पहले हुकूमत में थे, आजकल देख लें उसका नवासा क्या कर रहा है। हुकूमत में है लेकिन खुद को अपोजिशन जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। अब भुट्टो साहब वाला पोर्शन गौर से सुनना है। अयूब खान ने कहा कि भुट्टो से आप मिले हैं? मैंने कहा, कई बार। हमारे ज्यादातर नौजवान उनको हीरो समझते और फ्लैटीज होटल लाहौर में जब वो आकर ठहरते हैं तो बेशुमार लोग उनसे मिलने जाते हैं। ज्यादा शायद अयूब खान को कह रहे हैं। बड़ी तादाद नौजवानों और तालिब इल्मों की होती है। उन्होंने पूछा,
आपने क्या तालीम हासिल की है? मैंने कहा, जी अरबी जुबान में बीए ऑनर्स किया है और पंजाब यूनिवर्सिटी में अव्वल आने पर मुझे गोल्ड मेडल मिला है। एमए अरबी में भी फर्स्ट आया था और उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। अयूब खान ने मुझे मुबारकबाद दी और बड़े खुश हुए। फिर अयूब खान ने कहा कि अलिफ लैला में आपने सिंधबादी जहाजी, वो सिंधबाद का जहाज, आपने भी शायद ये कहानी मैंने तो पढ़ी है, आपने भी पढ़ी हो, आप हीरो समझ लें कि अलिफ लैला की कहानियों में जो हीरो है कि 7 सफर आपने पढ़े हैं। मैंने कहा जी हां। वो बोले किस नंबर के सफर में आया है मुझे याद नहीं। 7 सफरनामे थे, तो अयूब खान कहते हैं पता नहीं किस सफरनामे में ये हुआ मुझे याद नहीं। ताहम एक सफर में सिंधबाद जजीरे में तन्हा रहने पर मजबूर है और उसे एक छोटे कद का शैतान सिफ्त आदमी मिलता है जो कहता है कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझे अपनी कमर पर सवार कर लो और थोड़ी दूर मेरे घर तक छोड़ आओ। सिंधबाद ये नेकी कमाना चाहता है, इसलिए उसे कंधे पर सवार कर लेता है। ये कहानी का किरदार है जिसकी मिसाल अयूब खान दे रहे हैं। वो शैतान शख्स उसकी गर्दन को दबोच लेता है और दोनों टांगों से उसकी कमर को जकड़ लेता है। फिर वो जजीरे में उसे भगाए फिरता है और उसकी जान नहीं छोड़ता। इस भुट्टो की मिसाल भी उस शैतान जैसी है। अगर तुमने पाकिस्तान में शैतान को अमली शक्ल में देखना है तो भुट्टो को देख लो। जनरल यूब कह रहे हैं तुम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे निजात दहिंदा समझ रहे हो और हकीकत यह है कि अगर वो तुम्हारी गर्दनों पर मुसल्लत हो गया तो तुम बरसा बरस रोते रहोगे क्योंकि वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। जुल्फकार अली भुट्टो को कहते थे, जुल्फी मुझे डैडी कहता था, वो ताशकंद के राज क्या बताएगा? वो मद्दारी है जो ताशकंद की डुगडुगी बजाता है। पहले ये तहकीक तो करो। बहुत खौफनाक बात है कि 1965 की जंग और भारतीय हमला इनवाइट करने में उसका और उसके सेक्रेटरी खारजा अजीज अहमद का कितना बड़ा हाथ था, ये होता रहा है। भुट्टो ने और उसके सेक्रेटरी खारजा ने इंडिया को कहा कि वो पाकिस्तान पे हमला करे। अयूब खान कमजोर हो गया है। बताएं, जिन्होंने ये झूठी यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों के साथ फौज भी दाखिल कर दे, उन्हें अमेरिका और दूसरी ताकतों ने यकीन दिलाया है कि जंग कश्मीर तक महदूद रहेगी और इंडिया पाकिस्तानी बॉर्डर पर हमला नहीं करेगा। ये मुल्क का वजीर खारजा दुश्मन के साथ साजबाज कर रहा है पहले जंग से पहले। यही ताशकंद का राज है और अपने मुजरिम जमीर को तसल्ली देने के लिए भुट्टो ने सारी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। इस थैले से कोई बिल्ली बरामद नहीं होगी। याद रखना, क्या बरामद हुआ है आज तक? ताशकंद भुट्टो ने कौम को फुद्दू लगाया। क्या बरामद हुआ ताशकंद से? कुछ भी नहीं। यही अयूब ने कहा। बहरहाल अयूब खान देर तक भुट्टो साहब के बारे में बातें करते रहे। उन्होंने भुट्टो साहब के सोशलिज्म का मजाक उड़ाया, उनकी जमहूरियत के दावों की तरदीद की और कहा कि अगर वो हुकूमत में आ गया तो पूरे मुल्क को जेल बना देगा और किसी बड़े से बड़े फौजी डिक्टेटर से बड़ा सिविल डिक्टेटर साबित होगा। कोई शक नहीं है। मैंने 10 साल में जो सनतें लगाई हैं और ज़राअत को प्रमोट किया है वो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। गरीब के नाम पर वो रूस की तरह ऐसी हुकूमत बनाएगा जिसमें सियासी मुखालफीन का जीना दो भर हो जाएगा। मैं तो सियासत छोड़ चुका हूं, लेकिन आपको खबरदार करना चाहता हूं कि आप जिसे सोना समझ रहे हो वो घटिया किस्म का पीतल भी नहीं है। आप लोग सर पर हाथ रख कर रोगे, मगर सिंधबाद इस मकार और शैतान से
आपको रिहाई नहीं मिलेगी। सिंदबाद की तरह ये आपकी गर्दनों पे सवार हो जाएगा। मैंने कहा, जनाब, आपने कर्जे लेकर पाकिस्तान में 22 घराने मालदार बना दिए। सनतकार मजदूर का खून चूस रहा है। कुछ तकरीरों से अंदाजा हुआ कि भुट्टो साहब इस निजाम को तब्दील कर देंगे और गरीबों को सनतकार और सरमायाकार के चुंगल से बचाएंगे। अयूब खान फिर मुस्कुराए और हंसने लगे। जितना कर्जा बाहर से आया था, अगर उसे पाकिस्तान के अवाम में बराबर तकसीम कर दिया जाए तो कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं बन सकता था और मुल्क में सनतें नहीं लग सकती थी। मेरी सोच ये थी कि दुनिया में हर जगह सनतें इस तरह बनी और फली फूली हैं जिस तरह मैंने कोशिश की थी। हम थोड़ा बहुत सरमाया रखने वाले को बुलाते थे, जमीन देते थे, कहते कि कुछ पैसे तुम लगाओ और ज्यादा कर्जा हम देंगे। ये लाहौर से गुजरांवाला और लाहौर से शेखुपुरा तक फैसलाबाद के इतराफ में जितनी इंडस्ट्री लगी है वो इस तरह लगवाई गई और आज बेशुमार लोगों को रोजगार मुयस्सर है और पाकिस्तान तेजी से सनती मुल्क बन रहा है। लेकिन भुट्टो साहब इन सनतों को तबाह कर देंगे। किया, बाद में किया, नेशनलाइज करके। और सनती तरक्की के रुकने से मुल्क में बेरोजगारी फैल जाएगी। ये अयूब खान का मौकिफ है। उस दौर में अयूब खान की पॉलिसियों के खिलाफ जलसे जुलूसों में हबीब जालिब की नज़में बड़े शौक से पढ़ी और सुनाई जाती थी, जिनमें 22 घरानों की लूट मार का जिक्र था। अयूब खान बोले, बरतानिया में भी सनती तरक्की इसी तरह से हुई थी। पहले मरले में लोगों को सनते लगाने की तरगीब दी जाती थी और हुकूमत भी मदद करती थी और कर्जा दिलवाती थी। बादशाह मजदूर यूनियनों को मजबूत बनाया गया। सोशल सिक्योरिटी के नाम पर सेहत और तालीम के इदारे खुलवाए गए उन संतों से और सरमायादारों को मजबूर किया गया कि अपने मुनाफे में से इस दूसरे मरहले पर मजदूर के लिए और फैक्ट्री के गिरदो पेश के रहने वालों के लिए रिहाइश, सेहत और तालीम की जरूरतें पूरी करें। यह आपका काम है। मैं भी इसी पॉलिसी पर गामजन रहा हूं। संतों को फलने और फूलने दो और रफ्ता रफ्ता मजदूरों के लिए उन्हीं संतों से मराहत हासिल करो। अयूब खान को ज़राअत की तरक्की में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने गंदम की नई और ज्यादा झाड़ देने वाली अक़साम को रूशनास कराया। सेब के इतने बागात लगवाए कि कभी पाकिस्तान में सेब सिर्फ बीमार के लिए मजबूरन खरीदा जाता था, लेकिन अब आसानी से हर जगह दस्तयाब है। उन्होंने कहा, रफ्ता रफ्ता सनत और ज़राअत दोनों शोबों की तरक्की के बाद अवाम को खुशहाली और सहूलतें बहम पहुंचाना चाहता था, लेकिन भुट्टो अपने रूस ब्रांड सोशलिज्म के जरिए संतों को तबाह और पार्टी को हर चीज पर काबिज करवाना चाहता था और खुद तमाम बड़े सनती इदारों पर कब्जा करने का ख्वाहिशमंद है। इस मुलाकात में मेरे साथी कंवर दिलशाद, जो आज भी इस मुलाकात का जिक्र करते हैं, ज्यादातर खामोश रहे कि वो मुस्लिम लीग सरकारी जो अयूब खान ने बनाई थी की तलबा तंजीम के सदर थे। अयूब खान ने मेरी कमोबेश हर बात का जवाब दिया और मेरी बार बार की दरखास्त के बावजूद कि ये सब ऑफ द रिकॉर्ड है, इसे लिखना और छापना नहीं। उन्होंने कहा, मैं अपनी हुकूमत कर चुका हूं और किसी नई बहस में नहीं उलझना चाहता। उन्होंने अपनी तन्हा जिंदगी को गोशा नशीनी करार दिया और कहा कि मैंने अब्दुल जब्बार खान को हुकूमत देने के बजाय याया खान को हुकूमत इसलिए दी है कि 6 नुकात के शोर में किसी बंगाली का सदारत के ओहदे पर फायज होना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने याया को इक्तदार दिया। शायद फौजी हुकूमत इलेक्शन करवाने के बावजूद खराब होती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान को
बचाने का कोई रास्ता तलाश कर सके। यही बीमारी इनके ज़हन में है कि जर्नैल, हर मामला जर्नैलों ने ठीक करना है, उन्होंने बेहतर करना है। यही बीमारी है, यही बीमारी अयूब खान को थी। बजाय स्पीकर को इख्तियार देने के याया को दे दिया। जी, जब मैंने कहा कि जनाब ये मसाइल ज्यादातर आपकी 10 साला हुकूमत का तोहफा है, तो इतनी तवील मुद्दत तक बंगाली कौम इस्लामाबाद में इख्तियारात के जमा होने को हजम नहीं कर सकती थी। इलेक्शन बंगाली कौम की इस सोच पर मोहर लगा देंगे और हम पहले से ज्यादा मुश्किलात में फंस जाएंगे। आखिर आपने 10 साल हुकूमत को इस्लामाबाद में क्यों कैद रखा? मालूम होता था कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल जवाब नहीं था। 10 साल थोड़े होते हैं सारी तरक्की मगरबी पाकिस्तान में। या वो देना नहीं चाहते थे, या उनके पास जवाब था नहीं, या वो देना नहीं चाहते थे। लिहाजा मैं जब सवाल करता वो घुमा फिरा कर मौजू तब्दील कर देते। जब ज्यादा शायद अपनी पे आए तो उनके पास जवाब नहीं थे। मैंने कहा, आपने अचानक इक्तदार छोड़ने का फैसला क्यों किया? आप तो माशाल्लाह बहुत सेहतमंद हैं और खूबसूरत हैं। ये बीमारी वाली बात कुछ जचती नहीं। उन्होंने कहा, मैंने अपनी दानिश्त में मुल्क की बड़ी खिदमत की। ये सारे कहते हैं। मेरे अहद से पहले का पाकिस्तान देखें और आज के मुल्क का जायजा लें। लेकिन जब मुझे शेख मुजीबुर रहमान, जो इंडियन एजेंट था, को पेरोल पर रिहा करके इस्लामाबाद बुलाना पड़ा और सारी सियासी जमातों को उसके लिए लड़ते हुए देखा तो मुझे सख्त परेशानी हुई। इन्हीं दिनों इंटेलिजेंस जराए ने मुझे एक रिपोर्ट भेजी कि लाहौर में एक जुलूस में एक कुत्ते के गले में अयूब खान लिखकर माल रोड पर चलाया गया और जुलूस में शामिल लोगों ने मुझे इंतहाई बेहुदा गालियां दी तो मेरा दिल डूब गया और मैंने इक्तदार छोड़ने का फैसला किया। यहां पे ये बूढ़ा फील्ड मार्शल आजकल वाले फील्ड मार्शल से बेहतर साबित हुआ। 2.5-3 घंटे गुजर चुके थे। आखिर में अयूब खान ने कहा कि मेरी बातें याद रखिएगा और अगर कभी भुट्टो बरसरे इक्तदार आ भी गया तो वो मिशत को तबाह कर देगा। इस मुलाकात के बारे में आपको पूरी इजाजत है कि लिखिए। अयूब खान ने उस खतरे के बारे में आपको किन अल्फाज में खबरदार किया था? कितनी लूट मार मैंने और मेरे बेटों ने की थी और मेरे बाद यहां किस तरह लुटेरा राज अपनी खौफनाकियों समेत सामने आएगा। ये बात तो दुरुस्त हुई कि मैंने कितनी लूट मार की, मेरे बेटों ने कितनी की, और बाद में जो दौर आएगा आपके सामने है। जब हम उनसे इजाजत लेकर अंदरूनी दरवाजे की तरफ आने लगे तो मैंने दीवार पर लियाकत अली खान की एक बड़ी तस्वीर देखी। कंवर दिलशाद ने तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा, अयूब खान लियाकत अली खान को बहुत पसंद करते थे। आज 45 वर्ष गुजरने के बाद मैं अयूब खान की बातें लिख रहा हूं। वो फरिश्ता नहीं थे। सिविल हुकूमत को खत्म करके मार्शल लॉ के जरिए इक्तदार में आए और मुस्तफी होकर नया मार्शल लॉ देकर चले गए। लेकिन पाकिस्तान में तामीर और तरक्की का जिक्र जब भी छिड़ेगा, फील्ड मार्शल अयूब खान को भुलाना मुमकिन नहीं होगा। और सच तो यह है कि उन्होंने कुछ काम इतने अच्छे किए कि आज भी कितने लोग हैं जिनके दिलों के किसी ना किसी हिस्से में अयूब खान की याद ताजा होगी। ये थे अयूब खान। अयूब खान चले गए। अयूब खान ने कहा निजी महफिल में कि कौम ने मुझे कुत्ता कहा है, मैं इन पर सूअर मुसल्लत करूंगा, सूर मुसल्लत करूंगा। ये अयूब खान के अल्फाज हैं। अयूब खान चले गए और हम पर सूर मुसल्लत कर गए, जिस सूर का नाम था आगा मोहम्मद याया खान। अब जरा मुलाहिदा करें, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा अभी और फिर शाम वाले वीलॉग में, संडे स्पेशल में
इंशाल्लाह इनको मुकम्मल करेंगे। अयूब खान चले गए। याया खान एक अजब इंसान थे। बेशक वक्त उनमें इतनी खूबियां और इतनी खामियां थी कि इंसान गौर करे तो हैरान रह जाता है। सबसे पहले उनका जिक्र इस हवाले से सामने आया कि वो फौज के ऐसे चंद जर्नैलों में से थे जो इंतहाई ईमानदार समझे जाते थे और रिश्वत या लूट मार का उन पर दूर दूर तक कोई इल्जाम न था। यही वजह है कि अयूब खान ने नए दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया। वो सीडीए के पहले इंचार्ज थे, आगा मोहम्मद याया खान। और कहा जाता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में शायद ही किसी जगह पर कोई करप्शन हुई हो। लेकिन दूसरी तरफ मशरकी पाकिस्तान तोड़ने से लेकर जाती तौर पर शराब नोशी, बदकारी और अपने इक्तदार के लिए हर शख्स को इस्तेमाल करना, 90,000 से ज्यादा फौजी और सिविलियन पाकिस्तानियों को भारत के हाथों कैद करवाना और इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त हो रही थी, तो वो शराब में डूबे रहना और झूठ पर झूठ बोलते चले जाना याया खान के ऐसे स्याह कारनामे हैं जो उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। कश्मीर की जंग में जब अयूब खान सदर थे तो उन्होंने बड़ी दिलेरी से अपने सेक्टर में जंग लड़ी। और ये भी सही है कि आज भी उनका बेटा एक मामूली से घर में रहता है। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान के पहले और आखिरी हुक्मरान थे जिन्होंने तेहरान में जारी एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में सरेआम पेशाब कर दिया क्योंकि उन्होंने बेतहाशा पी रखी थी। इसका अगला हिस्सा याया खान को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला बेज़निल्लाह शाम वाले वीलॉग में। आपने कमेंट्स लाजमी करने और जिन लोगों को मैं पसंद नहीं हूं ना वो कमेंट्स लाजमी किया करें कि क्या खराबी है, कहां पे बेहतरी की गुंजाइश है, वो लाजमी कमेंट्स जो है वो किया करें। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।